हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 21 जून और आज के इस वीडियो में हम 21 जून से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। और आप में जो भी रेलवे के एस्पिरेंट हैं उनके लिए टेक्स्ट बुक पर आरआरबी एनटीपीसी 2021 के अपडेटेड और लेटेस्ट 176 टेस्ट ये आप लोगों को मिलेंगे, जिसमें कि 26 टोटल टेस्ट फ्री हैं। साथ में आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी इसका जो CBT 2 होना है इसके लिए अपडेटेड 90 टेस्ट, जूनियर ट्रांसलेटर के 200 टेस्ट और ये सभी आप लोगों को मिल सकेंगे। साथ ही आप फ्री टेस्ट के लिए साइन अप कर सकते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस और यूज़ द कूपन स्टडी 10 का कूपन आप यूज़ किए और टेक्स्ट बुक पर काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट ये अवेलेबल होते हैं, जिसमें आप लोगों को रेलवे, SSC, बैंकिंग, डिफेंस आदि सभी एग्ज़ामों से रिलेटेड 8000 प्लस मॉक टेस्ट एक साल के लिए कितने में 299 में और 2 साल के लिए ये आप लोगों को मिल सकेगा 499 में। तो यदि आप इसे लेना चाहें तो आप स्टडी 10 का कूपन इस्तेमाल करके इसे परचेस कर सकते हैं। इससे आप लोगों को 30 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और एक और चीज़ देखिए, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे भी कभी कभी ह्यूमन एरर हो जाता है। जब से नकोजी अंकोजी WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष बनी है, तब से हमेशा ही मैंने आप लोगों को बताया है कि ये WTO की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी है और ये नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। लेकिन कल मैंने क्या कह दिया कि ये तंजानिया से बिलोंग करती हैं, जबकि उसी के पास नाइजीरिया की लोकेशन थी। तो ये कभी कभी हो जाता है कि मैप में हम जो चीज़ें देखते हैं और सडनली कुछ और चीज़ें मुँह से निकल जाती हैं। तो प्लीज़ इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये तंजानिया से नहीं, नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं और ये WTO की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला के साथ साथ पहली अफ्रीकी भी बन गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, इब्राहिम राइसी ये किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये भी हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। इब्राहिम राइसी, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, और ये किनका स्थान लेंगे? तो ये स्थान लेंगे हसन रूहानी का, जो कि अब तक ईरान के राष्ट्रपति थे। ईरान जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है, इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। ये सीमा साझा कर रहा है कैस्पियन सी के साथ। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी कंट्री हैं जिनकी सीमा कैस्पियन सी से लगती है, तो इनके नाम आप याद रख लीजिए। रशिया, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। यहाँ आप ये ध्यान रखेंगे कि उज्बेकिस्तान की सीमा ये कैस्पियन सी से नहीं लगती, जबकि उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान इन दोनों के ही बीच में स्थित है अरल सागर। यहाँ हम बात कर रहे हैं ईरान की। ईरान की राजधानी है तेहरान, करेंसी है तोमान। अब हम ईरान से रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपको ये याद रखना है, देखिए अरेबियन सी से होते हुए गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ कुछ यहीं स्थित था फरजाद बी गैस फील्ड, और इसी प्रोजेक्ट से हाल ही में अपने देश भारत को बाहर किया गया है ईरान के द्वारा। दूसरा आप ये याद रख सकते हैं कि हाल ही में ईरान ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बनाया है और इसे क्या नाम दिया है? सी मुर्ग। तीसरा आप ये याद रख सकते हैं कि हाल ही में ईरान का जो सबसे बड़ा युद्ध पोत है इसका नाम क्या है? खर्ग। ये गल्फ ऑफ ओमान, जिसकी लोकेशन अभी मैंने बताई है, इसी ओमान की खाड़ी में डूब गया है। तो ये आप याद रखेंगे। वैसे ही यदि आप रिलेट कर सके तो कुछ समय पहले ही इजराइल के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। इनका नाम क्या है? इसाक हर्जोग। और नए प्राइम मिनिस्टर भी बन गए हैं। इनका नाम क्या है? निफ्ताली बेनेट। रशिया के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशस्टिन। इंडोनेशिया के दोबारा से राष्ट्रपति जोको विडोडो बनाए गए हैं। और आप लोगों के लिए मई महीने तक के अपडेटेड इंपॉर्टेंट इंडेक्स और रैंकिंग से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया गया है जो कि इंपॉर्टेंट है। अभी तक यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अगले महीने से वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है? तो ऐसी घोषणा भी हाल ही में की गई है जापान के द्वारा। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है वैक्सीन पासपोर्ट। ये वैक्सीन पासपोर्ट ये होता क्या है? तो इसे आप बहुत ही सिंपली याद रख सकते हैं कि यदि आपको यानी कि यदि आपने वैक्सीन लगवा ली है तो आपके पासपोर्ट पर वह लिखा होगा, मतलब कि ये प्रूफ आपके पास डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में होगा कि आपने वैक्सीन लगवाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इंटरनेशनल ट्रैवल अब आप कर सकते हो। तो ये एक तरह का सर्टिफिकेशन सिस्टम है और इसे ही लाने की घोषणा हाल ही में की गई है जापान के द्वारा। मतलब कि अगले महीने से यहाँ वैक्सीन पासपोर्ट ये शुरू की जानी है। तो अब हम जान लेते हैं जापान के बारे में।
जापान से प्रमुख 4 द्वीपों के नाम आप याद रखेंगे, क्यूशु, शिकोकू, होन्शु और हकाइडो। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जापान की जो राजधानी है टोक्यो, ये किस द्वीप पर स्थित है, तो ये इसी होन्शु द्वीप पर स्थित है। अमेरिका के द्वारा जापान पर बैक टू बैक परमाणु बम गिराए गए थे। 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम गिराया गया था। कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा पर। कौन सा बम था ये? लिटिल बॉय। इसके जस्ट 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान पर एक परमाणु बम जिसका नाम है फैट मैन, ये गिराया था। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जापान के द्वारा लकड़ी से बना सैटेलाइट ये लॉन्च करने की घोषणा की गई थी 2023 तक, लेकिन इसके पहले ही जो न्यूजीलैंड है इसने ये घोषणा कर दी है कि इस साल के अंत तक, मतलब कि 2021 के लास्ट तक, ये अपना लकड़ी से बना पहला सैटेलाइट लॉन्च कर देगा। और इसका नाम इसने क्या रखा है? वीजा वुडसैट। इसके बारे में कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था। और आप क्या रिलेट कर सकते हैं? देखिए, ये आप देख पा रहे हैं माउंट फुजी। यदि आप लोगों को याद होगा तो हाल ही में जापान का, मतलब कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर ये जापान का ही है। इसका नाम रखा गया है फुकागू, जो कि इसी पर्वत के नाम पर रखा गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान रहा है टॉप पर। इंडिया की रैंकिंग रिसेंट यदि पूछी जाए, ये अप्रैल की रैंकिंग है, ये है 84। अगला है, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे ताकतवर चुंबक का निर्माण किया गया है, यानी कि मैग्नेट। तो दुनिया का ये जो सबसे पावरफुल मैग्नेट है इसका निर्माण किया गया है फ्रांस में। और फ्रांस में एक मशीन तैयार होने जा रही है जिसे धरती का सूर्य कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह जो मशीन है ये धरती पर फ्यूजन एनर्जी तैयार कर सकेगी। खास बात यह है कि इसमें एक चुंबक छिपा हुआ है जिसका नाम रखा गया है सेंट्रल सोलेनॉइड। खास बात यह है कि यह चुंबक इतना पावरफुल है कि ये हवाई जहाज को उठाने में भी सक्षम है। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितना पावरफुल है, इसलिए इसे कहा जा रहा है कि यह है दुनिया का सबसे ताकतवर चुंबक, जिसे निर्माण किया है फ्रांस ने। तो अब आप मैप में देख सकते हैं, यूरोप मैप में फ्रांस की लोकेशन। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस में किसका मुख्यालय स्थित है? यूनेस्को का। यदि पूछा जाए पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे। इसकी करेंसी है यूरो। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। आसपास की यदि आप लोकेशन देखेंगे तो ये है इंग्लिश चैनल और ये है नॉर्थ सी। डोवर स्टेट की भी लोकेशन कुछ यहीं स्थित है, जिससे कि ब्रिटेन और फ्रांस ये अलग होते हैं। और देखिए, कल जब मैंने आप लोगों को स्विट्जरलैंड की लोकेशन बताई थी तब ये बताया था कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच एक पर्वत है जिसे आप जूरा पर्वत के नाम से जानते हैं। आप ऐसे याद रख सकते हैं, जर ये स्विट्जरलैंड में भी आ रहा है और ये पर्वत में भी। तो जूरा फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच स्थित है, जबकि पेरेनीस पर्वत जो कि स्पेन और फ्रांस के बीच स्थित है। तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब देखिए, यहाँ किसी अच्छे इनोवेशन की बात की जा रही है कि फ्रांस ने दुनिया का सबसे पावरफुल चुंबक यानी कि मैग्नेट इसका निर्माण कर लिया है। वैसे ही आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था चाइना के बारे में। चाइना ने क्या किया है कि दुनिया का एक कृत्रिम सूर्य डेवलप किया है, यानी कि आर्टिफिशियल सन। जो वर्तमान में सन है जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है, ये आर्टिफिशियल सन की जो एनर्जी है ये वर्तमान सूर्य से यानी कि ओरिजिनल सूर्य से भी 10 गुना ये ज़्यादा पावरफुल है। डेवलप किया गया है चाइना के द्वारा और इसे नाम दिया गया है ईस्ट। ईस्ट ये दिशा नहीं है, इसका मतलब पूर्वी बिल्कुल नहीं है। इसकी फुल फॉर्म बनती है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकोमैक। ये आप याद रखेंगे। और यदि हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? अमेरिका ने, मतलब कि अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, इसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? स्पेस लॉन्च सिस्टम। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और जापान से तो आपको पता ही है, दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली बुलेट ट्रेन जिसका नाम है अल्फा एक्स। इसकी स्पीड कितनी है? वैसे तो 400 है, लेकिन जब इसे 2030 से चलाया जाएगा तब ये 360 की स्पीड में चलाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को कनाडा के सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? तो भारतीय मूल के जो महमूद जमाल हैं, ये भी हाल ही में कनाडा के सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए हैं। इनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। तो अब हम जान लेते हैं कनाडा के बारे में। यूएस के जस्ट ऊपर में, यानी कि इसकी सीमा से लगा हुआ है कनाडा।
मैंने आप लोगों को कई बार बताया है एक नदी का नाम जो कि यूएस और कनाडा के बीच सीमा का निर्धारण करती है, इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो कनाडा की राजधानी है ओटावा, करेंसी है कैनेडियन डॉलर, और ये जो आप देख रहे हैं ये है कैनेडियाई शील्ड। हाल ही में दुनिया का सबसे प्राचीनतम पानी ये इसी कैनेडियाई शील्ड में खोजा गया है। साथ ही यहाँ से मैंने आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट स्टेट के बारे में याद करवाया था, स्टेट यानी कि जहाँ 2 जल भाग मिले और 2 थल भाग अलग हों। तो कौन से 2 थल भाग अलग हो रहे हैं? ग्रीनलैंड और यहाँ कनाडा। कौन से 2 जल भाग मिल रहे हैं? तो यहाँ बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सी, इनका मिलना और इन थल भाग का अलग होना, तब जाकर के यहाँ डेविस स्ट्रेट का निर्माण हो रहा है। अब हम अदर ऑप्शन की बात करें जो कि भारतीय मूल से ही रिलेटेड है, तो प्रीतम सिंह, ये भी हाल ही में सिंगापुर में विपक्ष के नेता बनाए गए हैं। ऋषि सुनक, ये भी भारतीय मूल के हैं। ये कौन है? तो ये ब्रिटेन कैबिनेट में वित्त मंत्री हैं। इन्हीं की अध्यक्षता में हाल ही में G7 वित्त मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी, तो ये है सूरीनाम के राष्ट्रपति, ये भी भारतीय मूल के हैं। सूरीनाम जो कि साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटनाओं को 50% कम करने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। क्योंकि देखिए डेली ही हम सुनते हैं कार एक्सीडेंट के बारे में, मतलब कि कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना ये तो हमें सुनने में आती ही है। तो भारत में ये तो समस्या है ही। हमारे जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, इन्होंने ये अनाउंस किया है कि आने वाले 3 सालों में सड़क दुर्घटना के कारण भारत में जो मौतें होती हैं इन्हें 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा जा रहा है, जिसके लिए 4E का फॉर्मूला अपनाया जाएगा। 4E यानी कि इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक, इन्फोर्समेंट और एजुकेशन। यदि भारत में सड़क दुर्घटनाओं की बात करें तो भारत में सड़क दुर्घटना मौतें, चोटें और संपत्ति के नुकसान का एक प्रमुख कारण माना जाता है। और वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों की यदि हम बात करें तो भारत में विश्व के वाहनों का 1% हिस्सा है। दुनिया में जितने भी वाहन चलते हैं इसका 1% हिस्सा ये चलता है भारत में। लेकिन सड़क दुर्घटना की यदि बात की जाए तो मौतों के मामले में, मतलब कि पूरी दुनिया में 11% जो रोड एक्सीडेंट में मौतें होती हैं ये तो अकेले भारत में ही होती हैं। लगभग 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें भारत में प्रतिवर्ष 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं। एक्सीडेंट होता है लगभग 4.5 लाख लोगों का, जिसमें कि 1.5 लाख लोगों की तो डेथ हो ही जाती है। और हर घंटे यहाँ 53 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। मतलब कि एक हिसाब लगाया जाए तो 4 मिनट में एक व्यक्ति की मौत ये रोड एक्सीडेंट के कारण होती है। और साथ ही रिपोर्ट ये भी कहती है कि सड़क दुर्घटना में 5.96 यानी कि लगभग 6 लाख करोड़ रुपए या सकल घरेलू उत्पाद का 3.14% हिस्सा ये इसमें खर्च हो जाता है, इसलिए इसे कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो टारगेट क्या है? 2024 तक का। अब देखिए टारगेट की ही बात की जा रही है तो आज की इस वीडियो में हम लगभग सभी ऑप्शन को डिस्कस कर ही लेते हैं। अच्छा, 2024 तक भारत सरकार के द्वारा कौन सा टारगेट रखा गया है? हर घर जल योजना का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य रखा गया है कि 2024 तक भारत के हर घर में पीने का पानी पहुंचाया जा सके, जबकि भारत सरकार के द्वारा ही ये टारगेट रखा गया है कि 2025 तक हम टीबी मुक्त हो सकेंगे, जबकि दुनिया ने ये टारगेट रखा है 2030 तक का। दुनिया ये फ्री होना चाहती है 2030 तक, उस हिसाब से प्लान कर रही है, जबकि भारत इससे 5 साल एडवांस चल रहा है। जबकि 2030 का टारगेट ये रखा है भारत ने मलेरिया से मुक्त होने के लिए। और 2022 का टारगेट ये किस लिए रखा गया है? तो आप लोगों ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में तो सुना ही होगा। भारत की ही पहल थी, भारत और फ्रांस की। तो सरकार ने ये टारगेट रखा था कि 2022 तक, मतलब कि अगले साल तक, भारत में जो कुल एनर्जी है इसमें 175 गीगावाट की जो एनर्जी है ये नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी। लेकिन अभी तक यदि देखा जाए तो ये 69% ही इसका टारगेट कंप्लीट हो पाया है। स्मार्टफोन ब्रांड जिसका नाम है वन प्लस, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं जसप्रीत बुमराह, जो कि एक क्रिकेटर हैं। तो वन प्लस यदि आपसे पूछा जाए कि किस देश की कंपनी है तो ये एक चाइनीज़ कंपनी है। इसकी स्थापना दिसंबर 2013 में की गई थी। हेडक्वार्टर शेंझेन चाइना में है और इसके जो CEO हैं इनका नाम है पेटे लाउ। और इसी स्मार्टफोन ब्रांड जिसका नाम वन प्लस है, इसने अपने वेयरेबल कहने का मतलब है कि घड़ी जैसे पहनने वाले इसके जो प्रोडक्ट हैं इन्हीं के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जसप्रीत बुमराह को अपॉइंट किया है। यदि हम बात करें विराट कोहली की तो ये पंजाब नेशनल बैंक के एम्बेसडर रहे हैं।
यदि हम बात करें युवराज सिंह की, तो कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि ये प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी तो ये ड्रीम 11 और टाइटन इनके भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। हाल ही में एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस देश में वित्तीय सुधारों में मदद के लिए $250 मिलियन के लोन को मंजूरी दी है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ये लोन दे रहा है बांग्लादेश को, ताकि ये अपने वित्तीय सुधारों में मदद कर सके। अब एडीबी को तो यही मालूम नहीं है कि भारत का ये जो पड़ोसी है बांग्लादेश, ये खुद ही दूसरों को हेल्प कर रहा है। यदि आप लोगों को याद होगा तो यहाँ स्थित है श्रीलंका, जो बांग्लादेश है इसने भी हाल ही में श्रीलंका को भी $20 करोड़ का लोन दिया है। तो ये इसकी भी सहायता कर रहा है और अब इसने एडीबी से सहायता ली, जिसके कारण एडीबी ने इसे $250 मिलियन का लोन दिया है। तो आप मैप में देख सकते हैं बांग्लादेश की लोकेशन, कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरी पैसेंजर एक्सप्रेस सर्विस शुरू की गई है, इसका नाम क्या है? मिताली। इसके पहले दो कौन सी थी? पहली थी बंधन, दूसरी थी मैत्री। और हाल ही में बांग्लादेश ने अपने आज़ादी के 50 साल भी कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आप लोगों को याद होगा तो यही बांग्लादेश है जो कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गया है। भारत के महान एथलीट मिल्खा सिंह का कोविड-19 के कारण हाल ही में निधन हुआ है। इन्हें प्रसिद्ध किस नाम से जाना जाता था? तो द लीजेंड मिल्खा सिंह, इनका हाल ही में निधन हुआ और इन्हें द फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था। और इनसे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो है जो कि आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया गया है, जिसमें कि मिल्खा सिंह से रिलेटेड सभी फैक्ट बताए गए हैं। आप चाहें तो उसे जाकर के देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो द फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता था। वैसे ही हरियाणा हरिकेन इस नाम से कपिल देव को जाना जाता है, जो कि क्रिकेटर हैं। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद, इन्हें कहा जाता है। रावलपिंडी एक्सप्रेस, शोएब अख्तर, उड़न परी और पायोली एक्सप्रेस, दोनों ही नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। फ्लाइंग फिश इस नाम से माइकल फेल्प्स जाने जाते हैं, ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। वैसे ही ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हैं हिमा दास। अगला है हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, ये कब मनाया गया? तो ये 20 जून को मनाया गया। शरणार्थी यानी कि रिफ्यूजी क्या होते हैं आप सभी को मालूम ही है। तो इन्हीं की स्थिति के प्रति दुनिया भर में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। और इस बार की इसकी थीम थी टुगेदर वी हील, लर्न एंड शाइन। तो ये आप याद रखेंगे। अगला है हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुध निर्माण बोर्ड, जिसे आप कह सकते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड OFB, इसी के स्थान पर कितनी कंपनियां बनाने का निर्णय लिया है? तो सरकार के द्वारा यह फैसला किया गया है 7 कंपनियां बनाने का। देखिए, ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, इसके तहत जो पहली फैक्ट्री है ये कहाँ लगाई गई थी? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। ये काम क्या करती है? तो इसके द्वारा गोला बारूद बनाने का काम, सैनिकों के लिए जो पैरासूट या बुलेट प्रूफ जैकेट होते हैं इनकी सुरक्षा के लिए, छोटी राइफल हो गई, छोटी गन हो गई, तोप वगैरह, ये सभी बनाने का काम ये इसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में होता था। और भारत में भी देखा जाए तो इसके टोटल 41 कारखाने ये काम कर रहे थे जो कि इस तरह का काम करते थे। और सरकार ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी जिसमें यह बताया गया था कि इनके मैनेजमेंट में, मतलब कि इन 41 कारखानों के मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। जैसे कि सरकार ने इन्हें दिया मान लीजिए 100 रुपये, तो इसका 33% यानी कि इसका 33 रुपये तो केवल इसके मैनेजमेंट में ही खर्च हो जाता था, इसकी देख रेख में। तो इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए आप कह सकते हैं कि इन्हें मर्ज कर दिया गया है। मर्ज कर दिया कहने का मतलब है कि इन्हें टोटल 7 यूनिट में तब्दील कर दिया गया है। मतलब कि अब ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के तहत 41 कारखाने काम कर रहे थे, ये अब 7 कॉरपोरेट कंपनियों के रूप में बदल चुके हैं। ऐसा फैसला भी हाल ही में किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर सत्या नडेला था। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, यूरोपियन चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका जो भी आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया तो फिर कहूँगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।